नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर मार्केट का वीकली विश्लेषण, जो कि सुभाष जी के साथ हम करेंगे और सुभाष जी सारा का सारा व्यू देंगे कि मार्केट किस तरह से पीछे रिएक्ट कर रहा है और आने वाले समय में कैसे रिएक्ट करेगा। आपने पिछले हफ्ते या मतलब यूं कह लें पिछले 2-3 सप्ताहों में देखा है, कभी खबर आती है आज मार्केट में 6 लाख करोड़ रुपए कमा लिए, कभी मार्केट ने 8 लाख करोड़ रुपए कमा दिए, कभी मार्केट ने 16 लाख करोड़ रुपए कमा लिए, तो अगले दिन आ जाता है कि मार्केट ने 18 लाख करोड़ रुपए गंवा दिए। तो ये रोलर कोस्टर जो मार्केट में चल रहा है, लगातार चल रहा है और हम बार बार यही कह रहे हैं कि ज़्यादातर तो मुझे ऐसा लगता है और सुभाष जी भी इस बात को इंडोर्स करते हैं कि जो रोज बयानबाजियां होती हैं, कभी ट्रंप कुछ कह देते हैं तो कभी ईरान कुछ कह देता, तो उसकी वजह से मार्केट ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। और हकीकत में क्या है, आगे युद्ध कितने लंबे चल सकता है और युद्ध अगर लंबा चलता है तो और क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, और नेक्स्ट वीक में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं मार्केट के ऊपर या नीचे जाने के लिए, क्या क्या ऐसे संकेत होंगे, क्या क्या ऐसे इंडिकेटर्स होंगे जो मार्केट को प्रभावित करेंगे, ये आज हमें सुभाष जी से समझना और ये भी समझना है कि कौन कौन से सेक्टर ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं और लास्ट वीक में क्या क्या हुआ, एफआईआईज ने क्या किया, कितना बिकवाली करी, ये सब डेटा हम सुभाष जी से लेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। और जी। तो हमारा भी हौसला उससे बना रहता है कि भाई नहीं नहीं, हम भी मुझे लगता है भी जितना कंटिन्यूअसली और जितना कंसिस्टेंटली वो हमें फॉलो करते हैं, उतना ही हम लोग भी मिलके दोनों लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम हाँ लोग कहीं ना कहीं हर हालत में प्रदर्शित हो ही जाते हैं, आ ही जाते हैं। तो उसमें बिल्कुल सबसे ज्यादा बिल्कुल। आपका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। तो सुभाष जी, पिछले सप्ताह जिस तरह से मार्केट एकदम से पीछे लगा था कि मार्केट में तेजी आ रही है, बट फ्राइडे को जैसा मतलब काफी अच्छा खासा मतलब गैप डाउन था, लेकिन बाद में हालांकि मार्केट ग्रीन में ही बंद हुआ। तो ये सब क्या मतलब यही अभी जो मिडिल ईस्ट वाला वॉर चल रहा है वही एक बड़ा कारण है, या इसके साथ साथ में कुछ और क्यूज भी जुड़ते घटते रह रहे हैं? देखो, मार्केट के अंदर जब भी ऐसे लगने लगता है कि भी वार के चांसेस खत्म हो रहे हैं, वार नहीं हो रहा, ये मतलब जैसे ट्रंप ने कोई स्टेटमेंट दी, अ, सुबह कुछ दी, शाम को उसने बात को पलट दिया। तो हम्म। ऐसे उस पर डिपेंड करता है मार्केट का ओपन और क्लोज होना। और हम्म। ईरान तो कंटिन्यूअसली देखिए, बीच में ईरान ने भी कहा है कि भाई वार को हम रोक सकते हैं, ये तीन कंडीशन है जी। ना। कि भाई एक तो हमें कंपनसेशन चाहिए कंप्लीट जो हमारा हम्म। लॉस हुआ है, दूसरा हमें इंटरनेशनल गारंटी चाहिए कि हम्म। ये दोबारा से नहीं होगा, और तीसरा हम अपने लो को मानेंगे। मतलब तो आप कहोगे ये मिसाइल नहीं बना सकते, लॉन्ग रेंज नहीं बना सकते, एटम बम नहीं बना सकते, फलाना नहीं कर सकते, रिजीम को ये सुप्रीम लीडर हमारे हिसाब से होगा, ये तो ये वो कह रहे हैं भी हम अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और रूल्स रेगुलेशंस हमारे हिसाब से होंगे। और एक चीज ये और कई जो सैंक्शंस आपने लगा रखे हैं, ये सब हटाओ, हम फ्री हैं, जो मर्जी करें। आप कौन होते हैं सैंक्शंस लगाने वाले? जैसे कई सालों से सैंक्शन लगे हुए थे ईरान के ऊपर जी। जी। कि तो उनकी ये सब डिमांडें हैं, ओके। और अमेरिका अपनी डिमांड रख रहा है। तो उससे क्या है कि रेजोल्यूशन नहीं हो रहा। और हम्म। अब क्वेश्चन क्या है कि जिस एम से युद्ध लड़ा गया था, अमेरिका ने स्टार्ट किया था, वो विड्रॉ कर रहा है, यदि वो बंद कर रहा है, तो क्या वो उसके जो पॉइंट थे वो पूरे हो गए? देखो, हम्म। उसने ये कहा था कि रिजीम चेंज कर दूंगा मैं, वो रिजीम चेंज नहीं हो रहा वहां पे। कोई प्रोटेस्ट अब बल्कि पहले लड़ाई से पहले प्रोटेस्ट हो रहे थे, अब कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। दूसरी बात, उसने ये कहा था कि ये अपने एटम बम नहीं बनाएंगे। हाँ, हालांकि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी कुछ तक खत्म किया, लेकिन ईरान एग्री नहीं हुआ। वो लॉन्ग टर्म मिसाइल्स नहीं बनाएंगे उसके हिसाब से, और उसके हिसाब से उसने सारी मिसाइल, नेवी, एयर डिफेंस, ये सब खत्म कर दिए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन उसके हथियार जो है F-15E, जो जिसको वो क्लेम करते थे कि ये बहुत स्ट्रोंग है, इसको फाइटर प्लेन, इसको कोई नहीं गिरा सकता, उसको उसने गिरा दिया। उसके पायलट को कब्जे में कर लिया। उस जो सर्च करने के लिए जो हेलीकॉप्टर आया, उसको भी उड़ा दिया, है नहीं। उनका अब्राहम लिंकन और दुनिया भर के कितने ही जहाज थे, जंगी जहाज, उस पे उनको बहुत गर्व था,
वो कोई इफेक्टिव नहीं हुए, उनको उन्होंने रोक दिया। हॉर्म्यूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज पे ईरान ने अमेरिका ने कहा था कि ये रास्ता क्लियर करो, है नहीं, हम इसको जी। क्लियर करा देंगे। फिर स्टेटमेंट चेंज कर देता है कि हमारा पर्पस नहीं है, अपने आप करो। तो वो क्लियर नहीं करा पाए। एक तरफ कहता है कि हमने 15,000, 20,000, 25,000 मिलिट्री बुला ली है, वो हम प्लेन के ऊपर उतार देंगे और इनको खत्म कर देंगे। खार्ज आइलैंड के ऊपर उन्होंने कहा था हम इसको कब्जा कर लेंगे। मतलब ट्रम्प जी जो बात कह रहे हैं, ईरान ने कोई बात पलटी नहीं, जो शुरू से हम्म। कहा वो अपना फिक्स है। उसकी रिलायबिलिटी फैक्टर, ट्रस्ट फैक्टर अमेरिका की खत्म हो रही है। इतना बड़ा कंट्री जिसको अजय समझा जाता था, उन वो अब फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर नजर आ रहा है। तो मतलब डिस्ट्रक्ट, उन्होंने ब्रिज को उड़ा दिया, तो उन्होंने, ईरान ने भी वहां पे काउंटर अटैक किया मिलिट्री बेस के ऊपर। अब ऐसे एक गहराई से आप देखेंगे तो शुरू में वो 400-500 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स करता था पहले वीक, फिर दूसरे वीक थोड़ी कम हुई, तीसरे वीक और कम हुई, चौथे वीक और कम हुई, 5 वीक थोड़ी बढ़ी है, लेकिन वो शॉर्ट रेंज की वहां पे इसराइल पे कम हो रही है। और ये जो दुबई, सऊदी अरेबिया, ओमान, है नी, जी। कतर, इनके ऊपर ज्यादा वो हो रहा है। तो इसका कर मतलब रहा है। कुछ तो उसको अफेक्ट हुआ है, लेकिन हम्म। उसके अंडरग्राउंड मिसाइल्स इतनी जबरदस्त है रखी हुई प्रोटेक्शन में कि वो उस पर कोई बम्बिंग होती है तो वहां तक उसका इम्पैक्ट नहीं आता और वो सेफ रहती है। और इसी प्रकार जो इसका स्ट्रेट हॉर्म्यूज में वो रास्ता क्लियर कराना चाहते हैं, तो वो भी क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ से वो केव वगैरह के अंदर से अपना अटैक कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अभी तक जो लड़ाई हुई है, कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं। और मोरल यदि देखें तो इसका टूटा है, अमेरिका का। ट्रम्प का। जी। हाँ। अब सुभाष जी, एक चीज यहाँ पे मैं सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप मार्केट को भी बड़े अच्छे से समझते हैं। ये जो बयान, मतलब कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो, किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो या प्रेसिडेंट हो, जो होल सोल वहाँ का लीडर हो, क्या उनके जो बयान हैं वो मतलब अडिग नहीं रहने चाहिए? मतलब अगर मान लीजिए बयान चेंज करना भी पड़े तो कहते हैं ना, सिचुएशनल चेंज होता है बयानों में कई बार में। भाई आज सिचुएशन सुबह ये है और शाम को बदल जाएगी, ऐसा अगर इतनी जल्दी जल्दी बयान दे तो क्या कोई भी कंट्री उस देश के राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को सीरियसली लेगा, जिस तरह से ट्रंप कर रहे हैं? नंबर वन। और नंबर टू, क्या ये जो बयान दे रहे हैं ये डेलिबरेटली दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, इतना बड़ा जब अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई इस तरह का बयान देगा तो मार्केट में मूवमेंट्स होती हैं, तो क्या कहीं ये मार्केट्स की मूवमेंट्स के को ध्यान में रखते हुए बयान तो नहीं दिए जा रहे हैं? देखो, सोशल मीडिया पे तो मेरे को देखने को मिलता है कि भाई ये मार्केट में प्ले करता है, जानबूझ के स्टेटमेंट देता है कि हम अब अपनी शांति की तरफ हो जाएंगे और अमेरिका वार से एकदम निकल जाएगा और वार ये बहुत शॉर्ट हम खत्म कर देंगे। अगले दिन वो स्टेटमेंट, अगले शाम को ही स्टेटमेंट दे देता है चेंज हो जाए। कि हाँ, हम 20,000 मिलिट्री भेज रहे हैं वहाँ पे, उनको टेक ओवर कर लेंगे, खास को टेक ओवर कर लेंगे। वो कुछ भी बोलता है इतना। देखिए, कोई भी इतने बड़े कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो एक तो इतनी फ्रीक्वेंट बयान नहीं देते हैं, और कोई देते हैं नपातुला देते हैं, और जो देते हैं अगला बयान उससे कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो सकता। मतलब आपने पहले क्या कहा था, अगले दिन ही कुछ कह रहे हैं, उससे अगले दिन और कुछ कह रहे हैं। मतलब एक कोई डायरेक्शन नहीं लग रही। तो ये तो कोई बयानबाजी गलत हो रही है। और जो आप कह रहे हो कि ये मार्केट का भी कोई हो सकता है, तो क्योंकि ऐसा सोचा नहीं जा सकता, लेकिन सरकमस्टांसेस ऐसे बता रहे हैं कि रोज मार्केट को ऊपर नीचे करना, है नहीं, वो उसकी वजह से ही हो रहा है। तो उसमें कहीं इंटेंशन तो नहीं है, ये डाउट तो रेज होता है।
भाई आपने बिल्कुल कह रहे हैं, आप सोचा नहीं जा सकता, ये तो हम इसलिए कह रहे हैं कि सोचा नहीं जा सकता कि भाई ट्रम्प है ऐसा, मतलब अमेरिका इतने बड़े देश का प्रेसिडेंट ऐसा क्यों करेगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई उनकी बैकग्राउंड क्या है। अल्टीमेटली तो बिजनेसमैन ही है, वो जानते हैं चीजों का कैसे लाभ उठाया जा सकता मार्केट में। अगर वो एक बार ये कहते हैं कि भाई अब हम युद्ध समाप्त कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनको पता है कि ऐसा मेरे बयान देते ही एकदम से मार्केट में तेजी आने वाली। तो अगर मान लीजिए सौदा उन्होंने खरीदा हुआ है तो ऊपर जाके काट देंगे, और फिर अगले दिन ही कह देते हैं जैसा आपने कहा कि हम ये वाली सेना भेज देंगे, वो वाला सेना भेज देंगे, ऐसा कर देंगे, तो मार्केट में फिर गिरना है। तो मतलब रेवज के हिसाब से हो सकता है कई बार ये भी कि भाई खुद नहीं खरीद बेच रहे हैं, लेकिन उनके इतने यार दोस्त, उनके इतने मित्र हैं, तो उनके थ्रू वो काम कर रहे हैं। तो मतलब इस संभावना को क्या पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है? देखो वही है ना, वो तो बात जब तक कुछ पता ना हो कि भाई इसने एक्चुअल में प्ले किया है, कहना बहुत मुश्किल है। और मैं संभावना कुछ भी हो सकती है जो आप कह रहे हैं, उसकी संभावना यदि ये मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट ना होके कोई छोटे कंट्री का होता, पाकिस्तान का होता, तो हम तो जरूर कह देते कि वही संभावना ज्यादा लगती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है, और वहाँ पे अमेरिका एक ऐसा कंट्री है, वहाँ पर अभी इलेक्शन ईयर भी है। ये बात भी मत ध्यान देना जी चाहिए कि इलेक्शन ईयर है, इसलिए ये ट्रम्प जो है ना युद्ध को जल्दी खत्म करना चाहता है। इसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो रही है, और हाँ, वो सुनने में आ रहा था सुनने में तो बहुत कुछ -70 आया हो गए। है कि हाँ भाई ये कि इसकी न रिपब्लिक पार्टी खुश है, न डेमोक्रेटिक पार्टी खुश है। जी। इससे दोनों परेशान है कि एंड एवरीवन इज फीलिंग कि ये गलत डिसीजन हो गया प्रेसिडेंट को बना के। तो ऐसा संभावना बहुत सारी व्यक्त की गई है ना, इंडिविजुअल एमपीज से वहाँ के। और कई जगह पेपरों में भी आया हुआ है, न्यूज़ में भी आया हुआ है कि एक प्रेसिडेंट इस तरह का नहीं हो सकता कि वो उसकी बात बिल्कुल, जो बोली जा बात रही की है कोई हाँ, वो वैल्यू ना वैल्यू रहे, नहीं है। हाँ, वैल्यू नहीं। अब सुभाष जी, जो लास्ट हम देखें अगर लास्ट वीक का, तो इसमें एफआईआईस का क्या रोल रहा है, और आने वाले समय में क्या आप उसका रोल देख रहे हैं? मतलब क्या अभी वो बिकवाली करेंगे या खरीदारी करेंगे, क्या मतलब आसार देखो बन रहे हैं? देखो ये है ना, कंटिन्यूअस, आप सोचो 23 सेशन से कंटिन्यूअस सेलिंग है। पहले बीच बीच में कभी 2 दिन बाइंग आ जाती थी, 3 दिन सेलिंग होती थी। तो 23rd डे से कंटिन्यूअस सेलिंग है, ट्वेंटी ओके। थर्ड सेशन से। 2 अप्रैल को 9,931 करोड़ का एफपीआई ने माल बेचा है। और हम्म। आप ईयर इस साल 26 में देखें, 1 जनवरी से आज तक जी। ये 1,49,650 करोड़ का माल बेच चुके हैं, मतलब 1.5 लाख जो करोड़ का माल बेच चुके हैं। 1.5 लाख करोड़ का, जो कि एबनॉर्मल है। और हालांकि हम्म। डीआईआई ने, है नहीं, ये नहीं, 1,49,000 नहीं, 1,51,804 करोड़ का माल बेच चुके हैं, जो जी। कि बहुत एबनॉर्मल है। और डीआईआई ने इसी पीरियड के अंदर तकरीबन इतने का ही माल लिया है, 1.5 लाख करोड़ का ही लिया है नहीं। ओके। और वीकली हम देखें तो 29,425 करोड़ का बेचा है, और हम्म। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 29,275 करोड़ का लिया है। जी। तो ये एफपीआई है ना, लगातार माल बेच रहे हैं, रिकॉर्ड माल बेचा जा रहा है। और ये 23 सेशन, काफी टाइम से, 10-12 साल से 23 सेशन लगातार बेचा हो, ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। तो नहीं है। ये एक बहुत एबनॉर्मल चीज है। हम्म। और करेंसी इनके इनके बेचने से जो हमारी करेंसी है, वो 95 रुपए 29 पैसे तक नीचे चली गई थी। जी। हालांकि फिर आरबीआई ने कुछ पोजीशंस पे बैंकों की जो नेट पोजीशन होती है, नेट ओपन पोजीशन, एनओपी, वो 100 मिलियन US डॉलर से ज्यादा ना हो, तो वो होता है कि बाइंग एसेट और सेलिंग एसेट सब दोनों मिला के नेट हम्म। 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा ना हो। वो करने के बाद 93 रुपए 10 पैसे पे क्लोज हुआ। और हम्म। हम इसको इस तरह से देखें कि एक वीक के अंदर 1 रुपए 71 पैसा ये फर्क पड़ा है। ये 94 रुपए 81 पैसा लास्ट वीक 27 मार्च को करेंसी की वैल्यू थी, इंडियन रुपी वर्सेस डॉलर। और अब जी। जो है थर्सडे को जो क्लोज हुआ है वीकली, 93 रुपए 10 पैसा। तो एक जी। रुपए 71 पैसा स्ट्रोंगर हुआ है। ये 12 साल में ऐसा सिचुएशन आई है कि एक हम्म। दिन में इतना स्ट्रोंग हुआ हो, है ना। जी। तो बिल्कुल।
तो सुभाष जी, अब इसमें एक चीज बताइए ये, और हमारे दर्शकों को भी समझाइए कि इस वक्त अभी कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं या वोलेटाइल हो सकते हैं, और कौन से सेक्टर्स में मतलब इस वक्त निवेश का मौका है, क्योंकि आप पिछले भी एक दो बार कह चुके हैं कि भाई मार्केट अब वैल्यूएशन मार्केट की ठीक है, वैल्यू बाइंग बनती है, धीरे धीरे करके एवरेज करके खरीदा जा सकता है। देखिए ऐसा है, जो पिछले वीक, तो पहले मैं बता देता हूँ पिछले वीक कौन कौन सा सेक्टर गिरा है। हम्म। निफ्टी हेल्थ केयर और फार्मा, हम्म। ये तीन ओके। परसेंट गिरे हैं। हम्म। कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी ऑटो, ये 1% गिरा है। हम्म। निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल एंड डिफेंस, ये 2 से 3% बढ़े हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा आप देखेंगे बीएससी स्मॉल कैप 1% बढ़ा है, स्मॉल हम्म। कैप, जो कि नॉर्मली ज्यादा गिरता है। मिड कैप ½ % गिरा है। हम्म। और अपना निफ्टी और ये 0.30 बीएससी सेंसेक्स गिरा है, और निफ्टी 50.45% गिरा है। तो हम्म। ये है। अच्छा, लेकिन एक चीज है इम्पोर्टेंट, जी। 8 अप्रैल को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। ठीक है। तो फरवरी से पहले तो उम्मीद थी कि ये 25 पैसा रेपो रेट में कट करने चाहिए। जी। 28 फरवरी को युद्ध स्टार्ट हो गया, क्रूड के प्राइसेस बढ़ने लगे, है नहीं, जी। और इन्फ्लेशन बढ़ने का संदेशा हो गया है। क्रूड के प्राइसेस $110 ब्रेंट हो गया, और हम्म। 104-105 क्रूड है। तो ये सबके प्राइसेस बढ़े हुए हैं। जी। तो इस पे इन्फ्लेशन आने के चांसेस हो गए। और हम्म। इनको कैपेक्स डिसीजन जो था 1 अप्रैल से, जो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है 11-12 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने, और जो प्राइवेट कैपेक्स है सब अपना डिसीजन को डिले करेंगे। ओके। तो थोड़ा ग्रोथ में इम्पेक्ट आएगा, है नहीं। अम, जो अभी मार्च का क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च है, इसका जी। क्वार्टर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जनवरी फरवरी 2 महीने तो सही थे। सिर्फ मार्च हाँ। के मंथ के अंदर इम्पैक्ट आया है। तो ये क्वार्टर फिर भी ठीक रहेगा, मिक्स रहेगा। कोई सेक्टर में ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था, जो 1 महीने में ही ज्यादा इम्पैक्ट हो गया, है नहीं, जो पेंट है, केमिकल्स है नहीं, जो क्रूड से रिलेटेड है, ऑटो सेक्टर है, तो वो तो थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट होंगे। बाकी तो मिक्स है, कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अप्रैल मई जून के अंदर ये इंडियन करेंसी हमारी डेप्रिशिएट हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए, एलिवेटेड है ना, बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ गए, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस हो गए, क्योंकि अ, हो सकता है ये 8 अप्रैल को जो आए उसमें रेपो रेट को बढ़ाए ना, लेकिन हम्म। पूरे साल के अंदर 25 से 50% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के पूरे चांसेस हैं। और ओके। हाँ जी, और ठीक। लिक्विडिटी मैनेजमेंट आरबीआई करेगी, है ना। जो बिल्कुल, आरबीआई लिक्विडिटी मैनेजमेंट करेगी आरबीआई। अब हाँ सुभाष जी, जी, एक और खबरें आ रही हैं कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ये थोड़ा सा वीक हो रहा है, इसका क्या कारण है? इसका क्रूड के जब प्राइसेस हैं, आप देखिए इंडिया में तो बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है हम्म। कि हमने रसिया से 90% फरवरी से ज्यादा इंपोर्ट किया है। ओके। हाँ। और अ, हालांकि वो 1 महीने का रिलैक्सेशन दिया था, तो उसके बाद हम्म। से ही हमने 90% कर लिया, और ये अप्रैल तक भी चलेगा, पूरा अप्रैल तक। तो ओके। रसिया से खूब माल आएगा, है नहीं। तो हमने पेट्रोल डीजल यहाँ से कर लिया। हमारा हम्म। जो इससे कतर से 92% इम्पोर्ट कम हुआ है एलपीजी वगैरह का। जी। तो हमने इसको कैसे मैनेज किया, जो एलपीजी है, और ये एक तो लोकल प्रोडक्शन हमने बढ़ाया 40% तक। अच्छा। हाँ जी, 1 मिनट मैं ठीक है। बताता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
तो दर्शकों, जब तक सुभाष जी डेटा देख रहे हैं तब तक आप ये समझ लीजिए कि ये जो हम लोग चर्चा करते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, बेसिकली शेयर मार्केट ना बहुत सारी चीज़ों से मिलकर चलता है। हर खबर का उस पर असर पड़ता है, हर भाषण का असर पड़ता है, हर पॉलिसी का असर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को मार्केट के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। शेयर मार्केट में सिर्फ सीधा ये नहीं होता है जिस तरह से बहुत सारे लोग करते हैं कि टिप देते हैं कि ये खरीद लीजिए और ये बेच लीजिए। तो ऐसा जो काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा डुबोते ही हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेशित रहेंगे तो आप डेफिनेटली शेयर मार्केट में पैसा कमाएंगे। जी सुभाष जी। तो रूस के साथ साथ भारत ने अंगोला, गेबन, घाना और कोंगो से अफ्रीकी देशों से कच्चे माल की खरीद बढ़ाई, खरीद है ना? बढ़ाई, ओके। तो एक तो ये है। दूसरा, जो हमारा हॉर्मुज स्ट्रेट हॉर्मुज बंद है, तो जी। मिडिल ईस्ट कंट्रीज से जो दूसरी पाइपलाइन से वहां से भी हमने इंपोर्ट किया, है नहीं? तीसरा ये है, एलपीजी का हमने 40% इंपोर्ट रिड्यूस हुआ, लेकिन हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। और जो कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल गैस उनको बंद करके, कम करके, और हमने 33 करोड़ हाउस होल्ड को हमने गैस का सप्लाई नॉर्मल रखा, उनको दिक्कत नहीं आने दी। तो हमारी जो स्ट्रेटेजिकली इसकी वजह से ये दिक्कत नहीं आई, है ना जी? बिल्कुल। और अब सुभाष जी ये बताइए, थोड़ा सा दर्शकों को सुनना जरूर चाह रहे होंगे कि भाई मतलब रेंज तो चलिए सुनते ही हैं, उनको जानना ही है, रेंज हम आप देंगे ही, लेकिन उससे पहले बताइए कि कौन कौन से सेक्टर अभी ऐसे हैं कि जिनमें मतलब वैल्यू बाइंग बन रही है और उन सेक्टर्स को थोड़ा सा देखा जाना चाहिए निवेश के आप हिसाब ना से। सेक्टर से देखिए, क्योंकि कोई भी सेक्टर है ना, मैंने देखा है कि एक वीक ठीक होता है तो दूसरे वीक वो डाउन हो जाता है। इसमें जी। क्या हो रहा है, वैल्यू बाइंग ही बनती है बेस्ट हर सेक्टर ओके। के अंदर। आप अपना ये देखिए कि ये इससे नीचे फंडामेंटल काम करेंगे, कुछ भी हो जाए। ओके। तो और वैसे देखें तो आईटी सेक्टर जो है वो कंसोलिडेशन फेज में है, वो अब गिर नहीं रहा, थोड़ा बढ़ा ही है। ओके। तो एक ओके। तो आईटी सेक्टर सेफ है, एक डिफेंस सेक्टर सेफ है, एक मेटल सेक्टर थोड़ा सा सेफ है। बाकी सेक्टर वाइज देखें तो बाकी वैल्यू ओके। बाइंग बनती है। मतलब बाकी कोई भी वैल्यू। सेक्टर सेफ नहीं है उसके अलावा, उनमें नीचे जब आ जाता है डिप पे है ना, वो वैल्यू बाइंग बनती है। वो हर एक ओके। की अपनी कैपेसिटी के हिसाब से है। जो लॉन्ग टर्म है वो उसको वैल्यू बाइंग में उसमें एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। हाँ, बिल्कुल वार सही को बात है। रुक जाना इस तरह है, की अपॉर्चुनिटी ये बार-बार नहीं अप्रैल मिलेगी। एंड तक। देखो 90% संभावना है कि अप्रैल एंड तक मार खत्म हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाह रहा, इवन ईरान की भी कमर टूट चुकी है। जी। दिखाने को कुछ भी दिखाए, लेकिन अब मिसाइल्स के अटैक उसके कम हो गए हैं, लॉन्ग रेंज अटैक भी कम हुए हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इसराइल जैसे। हालांकि अभी रिसेंट टाइम में लास्ट वीक में इन्होंने थोड़े से बढ़ाए हैं, टू प्रूव कि अभी हम जिंदा हैं और हम अभी पूरी हमारी कैपेबिलिटी है। क्योंकि बार हुँ। बार अमेरिका स्टेटमेंट देता है कि हमने नेवी खत्म कर दी, एयर खत्म कर दिया, लॉन्ग टर्म मिसाइल्स खत्म कर दी, उनके रिएक्टर्स खत्म कर दिए, है नहीं? और अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं, पुल वगैरह में, फ्लाईओवर वगैरह में। तो वो भी उस पर रिटेलिएट कर रहे हैं। और बाकी इनके 12 जो सीनियर लोग थे, उनकी उन्होंने अमेरिका ने उनको मार दिया है। लेकिन उस यहाँ पे क्या है, इस तरह के में और किसी कंट्री में तो वो खींचातानी हो जाती। यदि टॉप लीडर मर जाता है या 2-4 टॉप लीडर मर जाते हैं तो उसमें पावर का खींचातानी हो जाती है। यहाँ पे ऐसा अभी नजर नहीं आ रहा या न्यूज नहीं आ रही, दोनों बातें हो हुँ। सकती हैं। लेकिन लड़ाई तो चल रही है और वो फेस कर रहे हैं और रिटेलिएट अच्छा कर रहे हैं। और जो बिल्कुल। ओपोजिशन वाले लोग हैं, उनके हुँ। ऊपर दमन की नीति से अब उनको रोक रखा है, या प्रोटेस्ट जो हो रहे थे वो बिल्कुल शांत है। हाँ जी, बिल्कुल, बोलिए। जैसे भी है कुल मिला के अभी मतलब वो एकजुट दिखाई दे रहे हैं, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ सुभाष जी। जी, ये बताइए कि जैसे हम आपने कहा कि भई अप्रैल तक वॉर शायद रुक जाए, मतलब ऐसा सभी लोग मान रहे हैं, हम लोग मतलब लगता ही है कि भई चलो 4 दिन में रुक जानी थी, 7 दिन में, लेकिन बढ़ती चली जा रही। बट अगर ये मान लीजिए अप्रैल के एंड तक वॉर चली जाती है, यानी कि 30 अप्रैल तक, या मतलब जो भी आप लगा लें 25 अप्रैल, 27 अप्रैल या 20 दिन और चल जाती, तो क्या निफ्टी जो है 20,000 नीचे जाने की संभावना है, 20,000 से नीचे?
ऐसी मतलब पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? आप ये कह देंगे पॉसिबिलिटीज तो कुछ भी बन सकती है, लेकिन फिर भी मैं हाँ, आपके आंकड़ों से लेकिन समझना चाह लेकिन रहा हूँ। ऐसा है, देखो ऐसा है, जी हम हर वीक दे रहे हैं आपको जी 22,000 के आसपास, रेंज ज्यादा नीचे नहीं कर पा रहे, है नहीं। जी जी हालांकि जी 21,942 तक ये मार्केट गया था, जी। लेकिन फिर भी क्या है कि इंडिया के कई बहुत सारे जैसे इंडस्ट्री है, उनके बहुत फंडामेंटल भी हैं। हम्म। वो हर एक फैक्टर है ना। जी। तो लेकिन और हमारा जब से 85% इम्पोर्ट, ऑयल इम्पोर्ट होता है, इसलिए हम ज़्यादा अफेक्टेड हैं। क्योंकि आप हम्म देखो तो मार्केट कैप इंडिया का जितना टूटा है नहीं, वो और कंट्री का शायद इतना नहीं टूटा हो। और हम्म। लड़ाई वहाँ हो रही है और इम्पैक्ट हम पर ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि बिल्कुल। हमारा जो है ना, क्रूड जो है, वो हमारा जैसे फॉरेक्स रिजर्व है हमारे जी। 723 बिलियन डॉलर थे, वो अब हम्म। 688 रह गए। तो जी। इसमें फॉरेन करेंसी को स्टेबलाइज, इंडियन करेंसी को स्टेबलाइज करने में बहुत सारा पैसा चला गया, हम्म। है नहीं। तो ये अच्छा, क्रूड की वजह से भी इंपोर्ट जो है हमारा 10 बिलियन का इम्पैक्ट हुआ है ज्यादा। क्रूड, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस एकदम तेज बढ़े हैं। और यदि हमारे को तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये क्रूड के प्राइसेस नहीं घटे, क्रूड के प्राइसेस और बढ़ गए, 150 हो गए, तो इस पर तब हमारे पे इम्पैक्ट आएगा। वार से तब ज्यादा इम्पैक्ट है। हम क्रूड का प्राइसेस को चेक करें कि 110 ओके। तक तो ये 22,000 मेरे को सही लग रहा है। लेकिन ये हम्म 150 पहुंच जाए तो आपकी बात सही है, 20,000 भी आ हम्म सकता है। लेकिन क्रूड के प्राइसेस इतने हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव इन्होंने 40-42 कंट्री से हमारी है, जैसे ओमान से भी हमने मंगवाया है, अंगोला से हम्म। भी मंगवाया है नहीं, नाइजीरिया से भी हमने मंगवाया है इंपोर्ट। तो मैंने जो 3-4 कंट्री और बोले थे, इसके अलावा जी ये भी है। और जी। अमेरिका, तो वेनेजुएला, तो हम वेनेजुएला मेरे से भी हिसाब कह से। रहे हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरी तो बात, जैसे जी। पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, हम्म। श्रीलंका है, यहाँ पे बहुत बड़ा संकट है क्रूड का। हम जी। तेज भी हो जाएगा तो अपनी सप्लाई, लोगों को तकलीफ नहीं आने देंगे। जैसे हमने हम्म अपना जीएसटी को घटा दिया और हम्म प्राइस अभी रिटेल में सही रखी हुई है, तो हम्म अभी गवर्नमेंट कई पॉलिसी मेजर ले लेगी। यदि हम्म। वार यदि लंबा चलता है, एसएमई को जी। कुछ बेनिफिट देगी, और जहां जो सेक्टर अफेक्टेड है उनको बेनिफिट देगी, जीएसटी हम्म में कोई रिड्यूस कर देगी, तो वो नेसेसरी एक्शंस लेने से वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आने देंगे, मुझे ये हम्म। फीलिंग। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुभाष जी। अभी जैसे मतलब मैं हिसाब लगा रहा था बात करते करते कि मार्केट जो है हमारा निफ्टी है, ये तकरीबन आई थिंक 18 से 20% गिर चुका है, जो मतलब टॉप था 26,300 कुछ हाँ, के, 26,000 से गिर चुका है जी, है ना। चार तो चार मतलब पॉइंट गिर 18। गया। हाँ। तो यानी कि 16, 17, 18% गिर चुका। जब भी मार्केट रिकवर करेगा तो ये 4,000 पॉइंट का तो अप्रोक्सीमेटली एक बफर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन मिलता हुआ देखिए, कि भाई। मार्केट में इमीडिएट, यदि मान लो वार भी रुक जाता है तो इमीडिएट तेजी नहीं आ सकती, क्योंकि जी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में वहां पे क्या हो रहा है कि मान लो हमारे 20 जहाज फंसे हुए हैं, हम्म तो वहां पर जो नाविक है, जो कर्मचारी है, उनका खाना खत्म हो गया है। हम्म उनको ये है कि हमारी इस पीरियड की सैलरी कितनी मिलेगी। हम्म उनके उनको ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी, हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। उनका जब भी कनेक्शन आता है, इंटरनेट आता है, वो सबसे पहले ये मैसेज भेजते हैं, खाना खत्म, हम यहाँ से जा भी नहीं सकते, क्योंकि हम्म। अपने शिप को छोड़ के वार के अंदर कोई बाहर नहीं जा सकता। जी ये जी भी जी, बहुत बड़ी बिल्कुल ठीक। प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो सुभाष जी, आप थोड़ा सा दर्शकों को ये भी बताइए कि भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज जो है ना नेक्स्ट वीक जो है 6 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में क्या रहने वाली है? देखिए, क्योंकि उसके लिए दर्शक निफ्टी बहुत क्लोज हुआ इंतजार था करते 22,713। हैं। जी। तो मैं सोचता हूँ 22,100 से 23,200। 22,100 से और तेईस तेईस हजार दो हजार सौ 23,200। ओके। ठीक है जी। बैंक जी। क्लोज हुआ था 51,549। हम्म। ये 50,600 से 53,000 के बीच। 50,600 से 53,000, 53,000, 53,000। बिल्कुल। इसके बीच में अब रहना देख, चाहिए। हाँ निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी देखिए 60,000 पार कर गया था और कहाँ भी पहुंचा हुआ है, तो ये भी मतलब 18-20% मतलब ओवरऑल मार्केट
गिरा है, तो अगर मतलब कभी मार्केट बढ़ेगा तो साल, डेढ़ साल में, एक 8 हमारे महीने में ये जैसे मैं यूएस बॉन्ड की वो बढ़ गई है यील्ड। यील्ड, वो हुँ, 4.32 हो गई है। जी। और इंडिया इंडिया का 10 साल का बॉन्ड 7.12 हो गया है। ये हुँ, यील्ड बढ़ने से ये इंडिकेशन है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, हुँ, यानी बैंक ज़्यादा रेट पर लैंड करेगा। एसएमई का बुरा हाल है इस टाइम पे, है हुँ, नहीं? तो वो गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आ जाए, कुछ उनको रिलैक्सेशन दे दे, तो हालात तो खराब हैं। क्योंकि लो अभी ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए। जब रिटेल ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे गवर्नमेंट, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है और वो पास ऑन नहीं कर रहे। एसएमई जो है ना, वो अपना आउटपुट जो माल बनाते हैं, उनके केमिकल बढ़ गए, उनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, और वो जो माल बना रहे हैं, वो माल ऊपर में नहीं बिक रहा। जो बड़ी कंपनियां हैं, वो मना वो कर नहीं ले देती रहे। है, अभी हम इंक्रीज नहीं करेंगे, है ना? हुँ, तो ये एक बड़ा चैलेंज हो गया है। तो मतलब ये इंडिया के एसएमई के आप कह रहे हैं हाल खराब हैं या खराब है। ओके। और तो ये आई थिंक रिकवर हाल तभी अच्छे होंगे जब ये हॉर्मुज वगैरह खुलेगा, क्योंकि अगर माल बाहर जाने लायक का रास्ता ही नहीं बनेगा तो फिर खरीदेगा कौन? हाँ जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल ठीक है। तो दर्शकों, ये था नेक्स्ट वीक का हमारा शेयर मार्केट का लेखा जोखा पूरा विश्लेषण जो सुभाष जी ने दिया है, और पिछले वीक का भी बताया क्या क्या स्थितियां बनी। और हम इस प्रोग्राम के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ हमारा इरादा ये है, मिशन ये है कि आप फाइनेंशियली लिटरेट हों, यानी कि आपको बाजार कैसे काम करता है इसकी जानकारी मिले, और बाजार में क्या क्या हो रहा है ये सब चीज़ें आप सीख सकें और समझ सकें, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को और बेहतर तरह से मैनेज कर पाएँ। और किसी भी तरह का आप ट्रेड लेने से पहले, किसी भी तरह से निवेश करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। सुभाष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने बहुत-बहुत के लिए। धन्यवाद रविंदर जी, आपका भी और सभी व्यूअर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो मुझे फ़ॉलो करते हैं। बिल्कुल, आपको बहुत अच्छा है। सब लोग बड़ा रिगोरसली फॉलो करते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, और आप भी कभी उन्हें निराश नहीं करते हैं।